हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटी के भाग 2 कराने जा रहा हूँ, जिसका एक भाग मैं पहले करा चुका हूँ। आपको 10 क्लास में पॉलिटी ख़त्म करा दूँगा, जिससे कि आप एसएससी जीडी में पॉलिटी के 2 या 3 सवाल आते हैं हर पेपर में, तो आप वो कर सको। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और उनके बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना किसमें सन्निहित है? तो यह हमारी प्रस्तावना में सन्निहित है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका कोई उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ क्या है? तो बंधुता मतलब भाईचारा, सभी यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी भाईचारे से रहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विभक्ति नहीं है? तो संज्ञा विभक्ति नहीं है। ठीक है, संविधान में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? तो है बंधुता। हीन मतलब उससे बुरा नहीं मानना चाहिए या उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए, उससे अपने से अलग नहीं मानना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा? जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का सबसे पहले प्रस्तावना किसने रखी? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। प्रस्तावना की परम शक्ति किसके हाथों में? तो यह उस देश के लोगों के हाथों में होती है। भारतीय संविधान के और आदर्श भारतीय संविधान में परिलक्षित होते हैं। क्या परिलक्षित होते हैं? भारतीय संविधान के दर्शन तो भारतीय प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो यह 3 प्रकार का न्याय हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिया गया है, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया? तो यह प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। यह सारे क्वेश्चन जो हैं एक तरफ से हैं, जैसे पहले प्रस्तावना आएगी, फिर राज्य, फिर नागरिकता, फिर मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ऐसे हम ऐसे सारी पॉलिटी को 10 क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, या 30 या 40 मिनट की वीडियो होगी। 30 या 40 मिनट में हम लगभग 150 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो यह प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? तो यह प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान निर्माताओं के सोच और आदर्श किसमें परिलक्षित होते हैं? तो यह प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। भारत का संविधान किसके माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है? तो प्रस्तावना के माध्यम से देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ से मिलते हैं? तो यह प्रस्तावना से मिलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिए गए हैं? तो यह फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, कौन से सम्मिलित किए गए थे? तो यह 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। यह भारत को क्या बनाता है? तो यह संप्रभु। इसका मतलब है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय कर सकता है और किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं है। ठीक है, इसका संप्रभु का मतलब ये होता है।
अगला प्रश्न है हमारे संविधान की प्रस्तावना को भारत के किस प्रकार वर्णित करती है? तो यह हमारी प्रस्तावना है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करती है। भारत संविधान की प्रस्तावना में विभाजनकारी का न्याय का उल्लेख नहीं है। तो 3 न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए गए हैं, तो यह विभाजनकारी उसमें नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो यह के.एम. मुंशी ने किया था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा कब बनी थी हमारी? 1940 में। संविधान सभा में 6 दिसंबर 1940 को बनी थी। संविधान सभा में कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष थे? तो वह हमारे जे.बी. कृपलानी थे। अब प्रसिद्ध केशवानंद भारती वर्सेस केरल 1973 में जो केस हुआ था, किस मुद्दे से जुड़ा था? यह प्रस्तावना के मुद्दे से जुड़ा हुआ था केस था। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी का अनुच्छेद किसमें? तो यह आर्टिकल 19 में है, जो कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता इसमें दी गई हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल्स की टेपिंग, मतलब जो हमारे फ़ोन करते हैं और जो पुलिस वाले उस फ़ोन को टेप कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है? तो यह 21, जो कि हमारा प्राइवेसी का है, निजता का अधिकार और प्राण एवं देह स्वतंत्रता का भी अधिकार यही है। भारत के शिक्षा का अधिकार जो कि 21 के ए में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे यहाँ पर यह R2 लिखा हुआ है, तो यह मतलब कि एग्जामों में 2 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, जो कि TCS ने कराए हैं, जैसे SSC, GD, CGL, CPU, MTS, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 30 देता है। अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 12 से 35 तक हैं, उन्हीं में यह आते हैं। जैसे 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 12 तो राज्यों का बताता है कि हमारा भारत राज्यों का समूह है, और 12 और 13 तो अलग हैं, और 14 से 18 हैं समानता के, और 19 से 22 हैं स्वतंत्रता के, और 23-24 हैं शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 तक हैं धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 और 30 हैं अल्पसंख्यकों हितों से, और 31वां जो कि हमारा मनी संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, और 32वां है हमारा संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो ये हमारे मूल अधिकार हैं। अगले पे चलते हैं 31वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के साथ इसमें और कौन से अधिकार शामिल हैं? तो इसमें स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, भोजन का अधिकार भी शामिल है, और पानी पीने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को कारखानों या खदानों में तब तक काम पर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसकी आयु 14 वर्ष न हो जाए, और यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 23 में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के स्थायी निर्वासियों को विशेष अधिकार और सुविधा प्राप्त करता है? तो यह 35 का ए। ये तो मुझे भी याद नहीं था, ये नया प्रश्न है, आप इसे याद कर लें। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार को
हटा दिया था। निपटान मतलब उसको हटा दिया था। तो यह 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था। और यह संपत्ति का अधिकार 19F और 31 में था, जिसको यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300 के भाग ए में जोड़ दिया गया। इसके बाद यह संवैधानिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकारों से हटाकर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए गए हैं? तो यह विदेशियों को नहीं दिए हैं, यह भारतीयों के लिए ही हैं। कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशियों को भी दिए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 15 है, या विदेशियों के लिए भी है। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कोई जाति, धर्म, लिंग आधार पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। और यह किस आर्टिकल में भी है? तो यह आर्टिकल 15 में भी है। इसी बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो यह 1 अप्रैल 2010 को बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को प्रदर्शित करता है? तो यह आर्टिकल 12 है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र घूमने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंदर आता है? तो यह आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और आर्टिकल 19 में डी के अंदर आता है, 19 का डी में। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक सुगमता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है कि इंटरनेट का हर कोई प्रयोग कर सकता है? तो यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पानी के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता देता है? तो यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य और शिक्षा प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 21 का है, जो कि अभी आया था, जिसे 2010 में एक अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ये प्रश्न मैंने अभी करवाया था, वही प्रश्न है यह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 22 है। ठीक है, जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। और इसमें ट्रैवल का टाइम मतलब यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो आर्टिकल 226 के तहत अगर किस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यह इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष का। यह नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे या हिंदू धर्म ही माना जाएगा, या मुसलमान रहेंगे तो मुस्लिम धर्म ही माना जाएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, यह इसकी स्वतंत्रता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो यह आर्टिकल 32, जिसे हम संवैधानिक उपचार भी नाम से जाना जाता है जिस आर्टिकल को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49 और 50, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध
मौलिक अधिकारों को समाविष्ट करते हैं। तो आर्टिकल 23 और 24। 23 में बलात्संग से रोक और 24 में आप ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ठीक है। आर्टिकल ज़्यादातर 23 पूछा जाता है। अगर शोषण के विरुद्ध जिन दोनों आर्टिकलों में से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ज़्यादातर 23 ही पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा 50वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार के निषेधन को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो यह आर्टिकल 23 है। 50 प्रश्न हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है निर्भीक और निष्पक्ष न्यायपालिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो हम इन मौलिक अधिकारों से अलग कुछ नहीं कर सकते। तो यह हमारा एक सीमित दायरा है जिसे कानून के द्वारा रोका गया है। भारतीय संविधान को दिए गए मौलिक अधिकार क्या निलंबित किए जा सकते हैं? तो हाँ, किए जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो यह निलंबित किए जा सकते हैं। अगर किसी को जेल हो जाए तो उसके मौलिक अधिकार कुछ नष्ट कर दिए जाते हैं। किस अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है? तो यह नागरिक अधिकार नियम ने किया है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को इसके संरक्षण का अधिकार है। कोई भी नागरिक अपनी भाषा या संस्कृति का बचाव कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार। तो एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक का मतलब होता है कि इसके लिए संविधान में कोई आर्टिकल है या नहीं। तो इसके लिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया है और इसके लिए आर्टिकल दिया गया है। तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। एक कैसी सरकार वैध संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही शासन करती है? तो वह लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान में किस अधिकार को एक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो आर्थिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान समानता को सुनिश्चित करता है कि यहाँ सभी व्यक्ति एक समान हैं। पैसे वाला, अमीर, गरीब, काला और भूरा सभी यहाँ पर एक समान है। अगला प्रश्न है, नागरिक समानता का तात्पर्य है अवसरों की समानता। तो यहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ निकाली जाएंगी वो भी सभी के लिए होंगी। ये नहीं कि वह उसे कोई विशेष जाति या वर्ग नहीं देख पाएगा, उसे हर कोई देख सकता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास करती है? तो नारीवादी। तो नारीवादी जो सरकार होती है वह महिलाओं को भी हर एक भर्ती हो या कोई अवसर हो उसमें समान मौका देती है। अगला प्रश्न है वो हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को मूल संविधान का एक हिस्सा बनाया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियों से। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय में इन्फोर्सेबल हैं, मतलब प्रवर्तनीय हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुभाग को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
तो यह जर्मनी के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 में हुआ था, यह है। अगला है खालिस्तान वर्ण, अधिकार का तात्पर्य कर्तव्य है। अगला प्रश्न है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है? केशवानंद भारती मामला वर्सेस केरल, जो कि 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक अवैध या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटाकर। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में कसौटी की जाती है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल में की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 352 में है, 352 में है या 56 में है। वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल में है। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो यह हमारी संसद लगा सकती है। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद 12 से 35 मुख्य रूप में भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यह भाग 3 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं? तो यह धर्म, मूल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, यह केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। अगला भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? तो यहाँ शोषण के खिलाफ अधिकार 23 आर्टिकल 23। अगला प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो यह आर्टिकल 32 है, इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उनको लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो वह आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। अगला है भारत में मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक उपचार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार क्या है? तो मानव का अधिकार है शिक्षा का अधिकार, भोजन, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार। मतलब अगर कोई सार्वजनिक सेवा है जैसे सरकारी नल, स्कूल, तो वहाँ पर सभी के बच्चे पढ़ सकेंगे, सभी पानी पी सकेंगे, तो इसे सार्वजनिक सेवाओं का कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो समान काम के लिए समान वेतन, यह शामिल नहीं किया गया है। तो यह DPSP मतलब यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में है, यह मूल अधिकारों में नहीं है। यह DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व में है, यह हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं है। अगला प्रश्न है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध भारत का कौन सा आर्टिकल करता है? तो वह आर्टिकल 14 न 15 आर्टिकल 15 होता है, जिस पर आप किसी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जिसे हम समानता का अधिकार में गिनते हैं, जो कि 14 से 18 तक होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 देता है समानता का अधिकार, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव से, और 16 देता है नियोजन में अवसर की समानता, और 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 आर्टिकल उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में दुकानों, स्नान गृहों, घाटों, होटलों
आ तक समान पहुंच शामिल है, तो यह समानता का अधिकार है हमारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो यह समानता के अधिकार में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार के अलावा और कौन सा अधिकार वर्णित है? तो इसमें हमारा भोजन का अधिकार भी वर्णित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला आर्टिकल है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने तथा उसके प्रचार करने का अधिकार है? तो यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है कि वहाँ के व्यक्तियों को कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे उस देश की लोकतंत्र की सफलता का पता चलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है? तो निजता का अधिकार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति के पास अधिकार होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान का भाग 3 में कितने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो यह 6 मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वह सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब वह मौलिक अधिकार नहीं रह गया। यह प्रश्न बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए। यह किसी न किसी की शिफ्ट में जरूर लाएगा, और जिसका नसीब तेज होगा उसकी शिफ्ट में आ ही जाएगा। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। इसके सिद्धांत को बनाए रखना कि यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इस सिद्धांत को बनाए रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत किस अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? तो यह पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार मानता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 98, किस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है उपचार के लिए सीधे न्यायालय जा सकता है? तो वह रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। प्रथागत अधिकारों का समर्थन कौन करता है? तो रेची क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया था? तो यह JS खेर ने किया था। आगे चलते हैं, 20-30 प्रश्न और होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40, तो आइए इनको भी ख़त्म ही कर लेते हैं। अगले प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 के ए में, जिसे आर्टिकल 51A में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि यह परीक्षाओं में 14 बार पूछा जा सका है, TCS द्वारा कराई गई परीक्षाओं में। ठीक है, तो यह आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने
मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश के लिए किस समिति का गठन किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया? तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जो कि भाग 4 के ए में है। 51 के काम है और कुल 11 है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? तो उपाधियों का उन्मूलन यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, यह कर्तव्य नहीं है। ये आर्टिकल 18 में आता है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों पर आधारित अध्याय में क्या शामिल है? स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोने तथा उनको पालन करने का कर्तव्य ही मौलिक कर्तव्य कहलाता है। जैसे हमें झंडा फहराना चाहिए, अपने झंडे के सम्मान करना चाहिए, यह सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो यह भारत के सभी नागरिकों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में एक भारत नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन सी वस्तु शामिल है? तो उसमें शामिल है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो यह हमारे आर्टिकल 19 में आता है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4A में निर्दिष्ट भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 3 तारीख तक करों का भुगतान। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो यह 1950 में किए गए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और इसमें कितने प्रश्न हैं? टोटल 150 प्रश्न हैं शायद। तो इसके बाद बाकी को बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो बाद की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।